सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चले आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे जिन पे हम लोग फोकस कर रहे थे, जिन्हें हम लोग पढ़ रहे थे। वहां से सीधे आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ रहे थे। कल मैंने आपको कुछ पॉइंट समझा दिए थे, उसी क्रम में आज हम लोग और आगे पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, चले आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या लिखा हुआ है, हमसे ये कह रहा है हम अपने दैनिक जीवन में, मतलब अपने रूटीन में, दैनिक जीवन में हम क्या कर रहे हैं, हम अपने दैनिक जीवन में ताप मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए, ताप मापने के लिए सेल्सियस, क्या है ये, सेल्सियस पैमाने का प्रयोग करते हैं। सेल्सियस को ऐसे लिखते हैं डिग्री सेल्सियस। मतलब हमसे ये कह रहा है जो हम लोग दैनिक जीवन में अगर हम लोगों को टेम्परेचर नापना होता है, यानी कि हम लोगों को दैनिक जीवन में क्या टेम्परेचर को नापना है, किसी चीज का टेम्परेचर नापना है, तो हम लोग किस पैमाने का प्रयोग करते हैं, सेल्सियस। किसका? सेल्सियस पैमाने का प्रयोग करते हैं। पहला की पॉइंट हमारा ये लिखा हुआ था। हमसे कह रहा है हम अपने दैनिक जीवन में, हम लोग अपने दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं, ताप को मापने के लिए, टेम्परेचर को मापने के लिए सेल्सियस पैमाने का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब टेम्परेचर को अगर हमें डेली लाइफ में, अगर दैनिक जीवन में अगर हमें टेम्परेचर को नापना है, टेम्परेचर को नापना है, तो कौन से टेम्परेचर का, कौन से पैमाने का प्रयोग करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस पैमाने का। कौन से पैमाने का? सेल्सियस पैमाने का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसके कारण हम लोग पहचान पाएंगे कि किसी पदार्थ का क्या टेम्परेचर है। समझ में आ रहा? यानी कि किसी पदार्थ का टेम्परेचर नापना है, किसी पदार्थ का टेम्परेचर नापना है, तो हमें कौन से पैमाने का प्रयोग करना पड़ेगा, सेल्सियस पैमाने का, सेल्सियस पैमाने का। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तापमान का राष्ट्रीय मात्रक, क्या कह रहा है, तापमान का राष्ट्रीय मात्रक या भारतीय मात्रक। ठीक है, भारतीय मात्रक क्या बोल रहे हैं, या राष्ट्रीय मात्रक। राष्ट्रीय मात्रक ही हो गया अपने इंडिया का। राष्ट्रीय मात्रक या भारतीय मात्रक कौन सा है, डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, जो मात्रक है किसका, तापमान का, वो कौन सा है, वो राष्ट्रीय मात्रक क्या है, डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? हमसे ये कह रहा तापमान का राष्ट्रीय मात्रक। अगर आपसे कोई पूछ ले टेम्परेचर का राष्ट्रीय मात्रक कौन सा है, टेम्परेचर का राष्ट्रीय मात्रक कौन सा, बताएंगे डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को लिखते कैसे, छोटी सी बिंदी लगाएंगे और सी बना देंगे, इसे क्या बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आया, टेम्परेचर का, तापमान का राष्ट्रीय मात्रक, तापमान का राष्ट्रीय मात्रक क्या है, तापमान का राष्ट्रीय मात्रक क्या है, डिग्री सेल्सियस है। चले आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं तापमान का एसआई मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। तापमान का एसआई या अंतरराष्ट्रीय मात्रक, एसआई मात्रक या अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, केल्विन। याद रखेंगे, राष्ट्रीय मात्रक पूछे तो डिग्री सेल्सियस, राष्ट्रीय मात्रक डिग्री सेल्सियस, अंतरराष्ट्रीय मात्रक कौन है, केल्विन। राष्ट्रीय मात्रक डिग्री सेल्सियस और अंतरराष्ट्रीय एसआई यूनिट टेम्परेचर के। बच्चे यहाँ कंफ्यूजन भूल जाते हैं। यहाँ पे अगर तापमान का एसआई मात्रक पूछे तो आपको केल्विन लिखे आना, ना कि डिग्री सेल्सियस। एसआई मात्रक या अंतरराष्ट्रीय मात्रक कौन है, केल्विन। केल्विन को किससे लिखते, के से। ठीक है, दो मात्रक, टेम्परेचर के दो मात्रक हमने पढ़े, एक डिग्री सेल्सियस जो कि राष्ट्रीय मात्रक है, और एक केल्विन। केल्विन कौन सा है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक है या एसआई मात्रक है, स्टैंडर्ड यूनिट है। तो याद रखेंगे हम लोग ऊपर के 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है हमसे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है केल्विन पैमाना। दो पैमाने होते हैं हमारे, क्या, दो पैमाने होते हैं टेम्परेचर को मापने के। टेम्परेचर को मापने के दो पैमाने होते हैं, एक राष्ट्रीय मात्रक होता है, एक अंतरराष्ट्रीय। मतलब दो पैमाने हो गए, एक केल्विन पैमाना हो गया, एक सेल्सियस पैमाना हो गया। एक केल्विन पैमाना, एक सेल्सियस पैमाना। इन दो पैमाने की सहायता से, इन दो पैमाने की सहायता से हम किसी चीज का टेम्परेचर नाप सकते हैं। अब देखो आगे नेक्स्ट हमसे हेडिंग में क्या कह रहा है, केल्विन पैमाने और सेल्सियस पैमाने में संबंध बताना है। क्या होता है ना, रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन पैमाना और सेल्सियस पैमाना। मतलब इन दोनों पैमानों के बीच में हमें संबंध बताना है, क्या संबंध है इन दोनों पैमाने के बीच में। तो देख लेते क्या है। तो इसका बहुत सिंपल है, आप याद रखेंगे आसानी से। कह रहे केल्विन पैमाने का ताप जो है, केल्विन पैमाने का ताप मतलब केल्विन पैमाने का जो टेम्परेचर है
वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? सेल्सियस पैमाने का टेम्परेचर प्लस 273 मतलब 273 के। मतलब हमने ये पढ़ा केल्विन पैमाने का ताप संबंध पढ़ रहे हैं। संबंध किस में पढ़ रहे हैं? केल्विन पैमाने। संबंध किस में पढ़ रहे हैं? केल्विन पैमाना और सेल्सियस पैमाने के बीच क्या संबंध है। जैसा आपका आपकी मम्मी पापा से क्या संबंध है, ठीक है, आपके मम्मी पापा का आपसे क्या संबंध है, वैसे इन दोनों का आपस में संबंध है। केल्विन पैमाना और सेल्सियस पैमाना का आपस में कोई संबंध है। क्या संबंध है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है? केल्विन पैमाने का जो टेम्परेचर है, केल्विन पैमाने का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस पैमाने में कितना और जोड़ना पड़ेगा? 273 अगर हम इसमें प्लस करेंगे किसमें? सेल्सियस में, तो वो टेम्परेचर किस में बदल जाएगा? केल्विन में। मतलब ये लाइन आपको याद रखनी है। इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखो OR लिखा हुआ, और इसी को इस में लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा? केल्विन पैमाने का टेम्परेचर, मतलब यहाँ केल्विन का मान लिखना पड़ेगा, तो K लिख दिया। अभी हमने आपको बताया था केल्विन को K लिखते हैं, तो केल्विन पैमाने का टेम्परेचर को K लिख दिया, बराबर की जगह बराबर लगा दिया। सेल्सियस पैमाने का ताप, और सेल्सियस पैमाने को भी बताया था डिग्री सेल्सियस लगा देंगे, लिख दिया। प्लस की जगह प्लस आ गया। 273 यहाँ पे था, यहाँ पे भी था। आप अगर ये हिंदी वाली लाइन ना लिखना चाहे पेपर में तो ना लिख के ये वाली लिखे, K बराबर C प्लस 273। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 273 यहाँ याद रखना, 273 है, 273 याद हो जाएगा। यानी कि हमने क्या पढ़ा? केल्विन पैमाना और सेल्सियस पैमाने में संबंध समझा। इन दोनों का संबंध क्या है? केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाना में दोनों में संबंध क्या है? तो हमने पढ़ा केल्विन पैमाने का मान जो होता है, केल्विन पैमाना बराबर होता है, जो केल्विन का टेम्परेचर वो बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 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 273 के। ठीक है, अब आप देखें, आप पेपर में अगर ऐसे लिख के आएंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए केल्विन पैमाना और सेल्सियस पैमाने में क्या संबंध है, आपने अगर ऐसे लिखे है, या अगर आप ऐसे डिट्टो लिखे है, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं यहीं से कटेगा। ठीक है, तो आप ऐसे टाइप करके आए, 9th और 10th में है, 9th और 10th की क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो इसे अच्छे से लिख के आएंगे। आप बड़ी क्लास में आ गए, मैच्योर हो चुके हैं, तो चीजों को प्रेजेंट करना आना चाहिए। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है बड़ी क्लासों में। जितना अच्छी आपकी कॉपी प्रेजेंट होगी, जितना प्रेजेंटेशन आप अच्छा दे पाएंगे, उतना अच्छा टीचर की इमेज, टीचर के दिमाग में अपनी इमेज को बना पाएंगे, वो आपको अच्छे नंबर देना, अच्छे से नंबर देगा अगर आपने चीजों को अच्छे से प्रेजेंट किए। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको ये भी सीखना है, पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी चीज सीखना है कि हमने जो सीखा है उसे हम कैसे सामने वाले के सामने रख सकें, प्रस्तुत कर सकें, प्रेजेंटेशन दे सकें सामने वाले को। समझ में आ रहा है? तो हर चीज को सीखते हुए चलेंगे, ज्यादा फालतू का नहीं लिखना है, कम लिखना है, लेकिन किस तरीके से डिलीवर करना है, टीचर उससे देखे इंप्रेस हो, आपको अच्छे नंबर दे। तो आपको यहाँ से ये चीजें भी सीखने को मिलेंगी। दूसरा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ये संबंध याद रखना, अभी बहुत जरूरत पड़ेगा, अभी इस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट क्या है, केल्विन पैमाने का लाभ यह है, केल्विन पैमाने का लाभ क्या है, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो केल्विन पैमाने का यूज क्या है, तो केल्विन पैमाने का लाभ यह है कि इस पैमाने पर, हमसे कह रहा है केल्विन पैमाने का लाभ यह है कि इस पैमाने पर सभी ताप धनात्मक होते हैं। मतलब इस पे कोई भी टेम्परेचर अगर हम नापेंगे, इस पे कोई भी टेम्परेचर नापेंगे तो वो निगेटिव नहीं आएगा, उसका आंसर निगेटिव में नहीं जाएगा। केल्विन पैमाने का सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, सभी प्लस में आंसर आएंगे, माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि केल्विन पैमाने में कोई भी ऋणात्मक मान होता नहीं, सभी किस आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। जैसे अभी हम लोग सुनते हैं -5 डिग्री सेल्सियस चला गया टेम्परेचर, जम्मू कश्मीर में इतना टेम्परेचर चला गया, यहाँ इतना टेम्परेचर नीचे चला गया, -20 -15 ऐसे चला गया, लेकिन डिग्री सेल्सियस में जा सकता है माइनस में, डिग्री सेल्सियस में माइनस में जा सकता है, डिग्री सेल्सियस में माइनस में जा सकता है, लेकिन केल्विन में माइनस में नहीं जाता है। केल्विन के सभी ताप धनात्मक होते हैं, सभी ताप कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। याद रखेंगे, केल्विन पैमाने का प्रत्येक टेम्परेचर पॉजिटिव होता है, केल्विन पैमाने पर सभी टेम्परेचर पॉजिटिव होते हैं, ये याद रखेंगे इस बात को। दूसरा क्या है, यह इसका लाभ है, यानी कि आपसे कोई पूछ ले केल्विन पैमाने का क्या लाभ है, केल्विन पैमाने का क्या लाभ है, तो आप उसे बता देंगे कि जो केल्विन पैमाना है, केल्विन पैमाना हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इस पे क्या होता है, सभी ताप
सभी ताप कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, सभी टेम्परेचर पॉजिटिव आते हैं। अब जब नेगेटिव नहीं आएंगे तो नेगेटिव की टेंशन खत्म, इसमें सब पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें क्या है, केल्विन पैमाने का दूसरा नेक्स्ट, केल्विन पैमाने का उपयोग, अब समझो केल्विन पैमाने का उपयोग मुख्य रूप से शोध कार्य के लिए वैज्ञानिक द्वारा किया जाता है। केल्विन पैमाने का उपयोग मुख्य रूप से शोध मतलब किसी चीज को खोजने के लिए, किसी चीज को खोजने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए, या किसी चीज का पता लगाने के लिए, उसके लिए हम लोग करते हैं। क्या, केल्विन पैमाने का प्रयोग कौन किसके द्वारा किया जाता है, वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। केल्विन पैमाने का उपयोग मुख्य रूप से शोध कार्य के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। मतलब केल्विन पैमाने का ज्यादातर प्रयोग कौन करते हैं, हमारे साइंटिस्ट लोग करते हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं, वो भी किसके लिए, किसी चीज का इन्वेंशन करने के लिए, खोज करने के लिए, शोध करने के लिए। समझ में आया। और अब आपको पता है ये अंतरराष्ट्रीय डिग्री सेल्सियस और केल्विन, केल्विन है अंतरराष्ट्रीय, अभी हम लोगों ने पढ़ा था केल्विन कैसा अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, केल्विन कैसा अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। मतलब केल्विन क्या है, हर एक दुनिया का, किसी भी दुनिया में अगर आप टेम्परेचर पूछने जाएंगे आपको वहां केल्विन में आपको आंसर मिल जाएगा। आप मान लो विदेश गए और वहां आपने किसी से पूछा टेम्परेचर कितना है यहाँ का, या वहां आप गए आपके मोबाइल पर अपडेट हुआ वहां केल्विन में आ रहा था टेम्परेचर, तो आपको पता होना चाहिए केल्विन और सेल्सियस पैमाने में क्या संबंध है। क्योंकि बाहर विदेश में आपको अंतरराष्ट्रीय मात्रक है तो हर जगह केल्विन चल जाएगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस वाला राष्ट्रीय मात्रक है, अपने ओवरऑल इंडिया में चलेगा। लेकिन केल्विन पैमाने का टेम्परेचर ऐसा है जो पूरी दुनिया में फेमस है, सबको पता है ऑलरेडी। तो आप अगर इस बारे में कहीं बाहर विदेश में जाके डिस्कस करेंगे तो सामने वाला भी आपकी बात को समझ जाएगा कि टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, ऑलरेडी चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे को। समझ में आ रहा है, दो पैमाने पढ़े हम लोगों ने, तापमान के दो पैमाने पढ़े, एक सेल्सियस एक केल्विन, सेल्सियस केल्विन। सेल्सियस कैसा है, डिग्री सेल्सियस कैसा है, राष्ट्रीय मात्रक है, केल्विन कैसा अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। दोनों में संबंध पड़ा सेल्सियस पैमाने और केल्विन पैमाने में। तो क्या होता है, केल्विन पैमाने का जो टेम्परेचर होता है, केल्विन पैमाने का जो टेम्परेचर होता है वो बराबर होता है किसके, डिग्री सेल्सियस में जोड़ना पड़ता है कितना, 273 जोड़ देंगे हमारा केल्विन पैमाने का मान मिल जाएगा। ठीक है, केल्विन पैमाने का लाभ क्या है, इस पे सभी मान पॉजिटिव आते हैं, सभी मान प्लस के आते हैं। और इसका ज्यादातर प्रयोग कौन करता है, वैज्ञानिक लोग करते हैं। किस कार्य के लिए, शोध कार्य के लिए, किसी चीज को खोजने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए। समझ में आ गया ये पॉइंट। आगे बढ़े, एक बार आप देख लो फिर आगे चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, हमसे ये कह रहा था अभी हमने जो अभी संबंध पढ़ा था सेल्सियस पैमाने और केल्विन पैमाने में जो संबंध पढ़ा था उसके बारे में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस संबंध का उपयोग, इस संबंध का प्रयोग। अभी जो हमने संबंध पढ़ा था, कौन सा संबंध पढ़ा था, आपके मम्मी पापा का आपसे क्या संबंध, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी हमने सेल्सियस पैमाने और केल्विन पैमाने का जो संबंध पढ़ा उसकी बात कर रहे हैं। कह रहा है इस संबंध का उपयोग, जो अभी हमने संबंध पढ़ा उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो उसका उपयोग हम लोग करते हैं सेल्सियस टेम्परेचर को, सेल्सियस टेम्परेचर केल्विन टेम्परेचर में बदलने के लिए, सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में बदलने के लिए, तथा अथवा केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस टेम्परेचर में बदलने के लिए। मतलब जो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संबंध पढ़ा था केल्विन पैमाना और सेल्सियस पैमाने में। केल्विन पैमाना और सेल्सियस पैमाने में अभी हमने संबंध पढ़ा, दोनों के बीच क्या संबंध होता है। तो इस संबंध का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग एक इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमें केल्विन पैमाना का टेम्परेचर दे रखा है, केल्विन पैमाने का मान दे रखा है, तो हम उसकी सहायता से सेल्सियस पैमाने में जा सकते हैं, सेल्सियस पैमाने में नाप निकाल सकते हैं। सेल्सियस पैमाने में दे रखा होगा तो केल्विन पैमाने में निकाल लेंगे। मतलब केल्विन को सेल्सियस में बदल सकते हैं और केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन पैमाने को सेल्सियस में बदल सकते हैं, केल्विन पैमाने को सेल्सियस में बदल सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में, मतलब एक दूसरे में बदलने के लिए हम लोग उस संबंध का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्यों हम लोग प्रयोग करते हैं एक दूसरे में, समझ में आ गया, संबंध अच्छे से समझ में आया। आप समझे चल आगे। नेक्स्ट हमसे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमसे ये कह रहा, बर्फ का गलनांक या पिघलना, बर्फ का गलनांक डायरेक्ट आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एक नंबर में याद रखेंगे, बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। इसी को हमने और करके लिखा, या तो 0, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस किसका, बर्फ का गलनांक।
बर्फ का गलनांक डिग्री सेल्सियस में बताओ तो 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बताओ तो हमें पता है डिग्री सेल्सियस में क्या जोड़ देंगे 273, 0 डिग्री सेल्सियस में क्या जोड़ देंगे 273, क्योंकि अभी हमने संबंध पढ़ा था, अभी हमने पीछे संबंध पढ़ा था, केल्विन पैमाने का मान होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस का मान कितना है 0, उसी में 273 जोड़ दिया तो कितना हो गया था 273। समझ में आया? मतलब अगर आपसे पूछे बर्फ का गलनांक बताओ, बर्फ का गलनांक बताओ डिग्री सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का गलनांक बताओ केल्विन पैमाने में तो 273 केल्विन, 273 केल्विन। ठीक है, याद हो जाएगा, याद रखेंगे, यहां से डायरेक्टली आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, याद रखेंगे आप इसे। जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब उबलना, क्वथनांक मतलब उबलना ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जल का क्वथनांक कितना होता है आपसे कभी बाय बाय में पूछ ले, ठीक है, ये पेपर में डायरेक्ट आ जाए तो आपको याद रखना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक मतलब जल किस टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट करता है, जल का क्वथनांक क्या, जल किस टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट करता है, तो क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम आपसे क्या इसी को केल्विन में बताओ, तो देखो आप क्या करो, एक याद करो केवल डिग्री सेल्सियस वाले, डिग्री सेल्सियस वाले याद करो, वो केल्विन वाले आपको याद नहीं करने हैं, वो आप खुद निकाल लोगे। इनमें सभी में 273 जोड़ देना, इसमें 273 जोड़ देना, इधर मिल जाएगा। देखो 0 में 273 जोड़े 273 हो गए, 100 में 273 जोड़ेंगे 100 और 273 मतलब 373, तो 373 केल्विन हो गया, 373 केल्विन हो गया। 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो तो इसमें 273 जोड़ देना, 298 आ जाएगा केल्विन। समझ में आया? मतलब डिग्री सेल्सियस वाले याद रखो, वो ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे, डिग्री सेल्सियस वाले याद रखो, वो आप खुद निकाल लेंगे, केवल उसमें क्या करना 273 प्लस कर देना, 273 इसमें प्लस करेंगे आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएंगी। इन पे फोकस मत दो, दोनों को याद रखेंगे, कंफ्यूजन पड़ेगा आप गिर जाएंगे। एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। अगर आपको जल का क्वथनांक पड़ता है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, आपने याद कर रखा है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आप पेपर में गए वहां से पूछ ले जल का क्वथनांक केल्विन में बताओ, तो आपको पता है 100 डिग्री है, इसी में हम 273 जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे 100 में 373 आ जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा केल्विन में। समझ में आया? तो एक याद रखो, केल्विन वाले नहीं, आपको सेल्सियस वाले याद रखने हैं। नेक्स्ट इसमें क्या था, सामान्य कमरे का तापमान, जो नॉर्मल कमरे का तापमान होता है वो कितना होता है 25 डिग्री। जैसे ये नॉर्मल कमरा है, जहां मान लो अभी आप बैठे होंगे, वो नॉर्मल कमरा है, नॉर्मल है। अब उस नॉर्मल कमरे में अगर टेम्परेचर नापा जाएगा तो कितना होगा, आप ही जिस कमरे में आप ये बैठ के वीडियो देख रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस लगभग। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट लोगों ने मान रखा है कि सामान्य कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हमें कहीं जरूरत पड़ेगी, सामान्य कमरे का तापमान लेना पड़ेगा, तो हम कितना लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे। अब सेल्सियस में याद है, केल्विन में निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे 273 इसमें जोड़ देंगे 298 आ जाएगा, केल्विन आ गया, तुरंत निकाल लेंगे। तो इनकी ध्यान नहीं, मैंने लिख दिया आपको सहायता के लिए, लेकिन आपको इधर वाले याद रखने, ऑटोमेटिक उधर वाले आप खुद निकाल लेंगे, विश्वास है आपको अपने ऊपर। ठीक है, देखो यहां से इसे अगर एक चीज नोटिस करोगे तो यहां से एक की पॉइंट निकल के आया, यहां से अगर नोटिस करो तो एक की पॉइंट निकल के आया भाई। देखो गलनांक, बर्फ का गलनांक था 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का ही गलनांक था 273, दोनों टेम्परेचर बराबर ही है भाई। उसी टेम्परेचर पर बर्फ पिघलना है, गल रही है, और उसी टेम्परेचर पे 273 पे ही बर्फ पिघल रही है, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी पिघल रही है। मतलब ये दोनों टेम्परेचर एक ही तो है, दोनों टेम्परेचर एक ही तो है। तो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमने यहां से क्या दिमाग लगा लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 273 केल्विन के, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 273 केल्विन के। यहां से हमने ये लॉजिक लगा लिया कि यार 0 डिग्री, जब दोनों टेम्परेचर समान है, दोनों टेम्परेचर पे क्या पानी गल ही तो रहा है, गल रहा है, पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है, तो यानी कि दोनों जब टेम्परेचर बराबर है तो इनका मान भी तो बराबर होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 273 केल्विन के। यहां से हमने कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे इसका। आगे देखो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, एक हेडिंग के रूप में दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि दाब के परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब किसी चीज पे दाब कम लगाएं ज्यादा लगाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लो आपको नीचे रख दिया, आपको नीचे, और उस पर हम खड़े हो गए, यहाँ मेरे जैसे मैं तो बहुत हल्का शरीर और कोई मोटा से इंसान खड़ा हो जाए तब क्या होगा, ये प्रभाव पड़ना हमने, मतलब आप
लेटे हुए हम खड़े हो जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या हमारे से जो मोटा ताजा हो, मोटू गोलू, और वो खड़ा हो जाए आप पे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम लोग देखने वाले हैं। मतलब दाब के, प्रेशर के परिवर्तन से क्या असर पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है, हम दाब में वृद्धि करके, वृद्धि मतलब बढ़ा करके, हम दाब में वृद्धि करके, वृद्धि मतलब बढ़ा करके, दाब को बढ़ा करके और ताप को घटा करके, ताप को कम करके गैस को द्रव में बदल सकते हैं। मतलब दाब के बढ़ाने या घटाने से क्या हो रहा है, गैस को द्रव में बदल सकते हैं। मतलब गैस है हमारे पास, गैस में हम क्या करेंगे, अगर गैस में दाब बढ़ा दें, कोई गैस भरी हुई है किसी बर्तन में गैस भरी हुई है, अगर हम उसमें दाब बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ा दें, प्रेशर इंक्रीज कर दें, प्रेशर को दबा दें, प्रेशर दबा दें और टेम्परेचर को कम कर दें, टेम्परेचर को कम कर दें, तो क्या असर होगा, जो हमारी गैस थी, उस बर्तन में जो गैस थी वो हमारी किस में बदल जाएगी, वो हमारी द्रव में बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी भैया, हम प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, दाब लगाने से क्या होगा, जो गैस के कण दूर दूर हैं वो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। जब पास आ जाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, हमने पढ़ा था जब गैस के कण पास आ जाएंगे द्रव बनेंगे, और पास आ जाएंगे तो ठोस बन जाएगा। ये तो है, हमने ये तो पढ़ा। हम दाब में वृद्धि करके, मतलब दाब को बढ़ा करके, दाब को, प्रेशर को बढ़ा करके, प्रेशर को इंक्रीज करके, जैसे हम गैस में क्या करेंगे, दाब को बढ़ा दें, गैस भरी हुई है किसी बर्तन में, अगर हम उस पर प्रेशर को बढ़ा दें, दाब को बढ़ा दें और तापमान को थोड़ा कम कर दें, ताप को कम कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, गैस हमारी द्रव में बदल सकती है, गैस को हम द्रव में बदल सकते हैं। मतलब आपके पास गैस है, आपके पास गैस है, अगर आप उसे द्रव में बदलना चाहें, गैस को द्रव में बदलना चाहें, गैस को द्रव में बदलना चाहें तो दो काम कर सकते हैं, दाब को बढ़ा दो, दाब को बढ़ा दो, दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा, दाब को बढ़ाओगे तो क्या होगा, दाब को बढ़ाने से गैस के कण पास पास आ जाएंगे, वो द्रव बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। तापमान को कम करके, तापमान को कम करके, तापमान को कम करके, आपने देखा था जब गैस थी तो हम लोग उसका तापमान कम कर रहे थे, द्रव बना रहे थे, और टेम्परेचर कम कर रहे थे, और तापमान कम कर रहे थे तो बर्फ बन रही थी, वही पानी हमारा, वही द्रव हमारा क्या बना था, बर्फ बना था। तो हमने दो चीजें पढ़ी, हमने ये देखा कि गैस को द्रव बनाने के लिए, गैस को द्रव बनाने के लिए दो काम कर सकते हैं, तापमान में, उसमें दाब में वृद्धि करके, प्रेशर को बढ़ा करके, और टेम्परेचर को डिक्रीज करके, टेम्परेचर को कम करके। ये दो तरीके हैं, दो तरीके जिससे गैस को द्रव में बदला जा सकता है, गैस को द्रव में बदला जा सकता है, गैस को द्रव में बदला जा सकता है, याद रखेंगे आप। आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, देख लेते हैं। जब हम गैस को काफी अधिक संपीड़ित, देखो लिखा है, जब हम गैस को काफी अधिक मतलब बहुत ज्यादा संपीड़ित करते हैं, संपीड़ित मतलब दबाते हैं, संपीड़ित मतलब दबाते हैं, गैस को काफी अधिक दबाते हैं तो संपीड़न के कारण, मतलब दबाने के कारण, संपीड़न के कारण मतलब दबाने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा, हीट उत्पन्न होती है। मतलब हमने क्या किया, जब हम गैस को ज्यादा अधिक संपीड़ित करेंगे, गैस को ज्यादा दबाएंगे, गैस को ज्यादा संपीड़ित करेंगे तो वो क्या होगा, उस संपीड़न के कारण, दबाने के कारण जो हमारे गैस के कण हैं वो हीट उत्पन्न करेंगे, ऊष्मा को उत्पन्न करेंगे, ऊष्मा को उत्पन्न करेंगे, ठीक है, हीट क्रिएट होगी, हीट हमारी क्या होगी, क्रिएट होगी। इसीलिए संपीड़न के दौरान, मतलब जब दबा रहे हैं उस दौरान क्या करना है, संपीड़न के दौरान मतलब जब दबा रहे हैं उस दौरान क्या करना है, उत्पन्न ऊष्मा को दूर करने के लिए, जो उत्पन्न ऊष्मा है उसे दूर करने के लिए, मतलब जो ऊष्मा बन रही है, हमने जैसे ही प्रेशर डाल रहे हैं, गैस के कणों पे प्रेशर डाल रहे हैं, दबा रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं, संपीड़ित कर रहे हैं मतलब दबा रहे हैं, काफी अधिक दबा रहे हैं, उससे क्या हो रही है, उससे ऊष्मा हीट हो रही है, ऊष्मा क्रिएट हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अब जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसे हमें दूर भी तो करना है, हमें तो द्रव बनाना है। अब वो ऊष्मा जो बन रही है हमारे दबाने से क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा जो उत्पन्न हो रही है उसे हमें दूर भी करना है। दूर करने के लिए क्या करेंगे, दूर करने के लिए उसे ठंडा करना पड़ता है। अब जब उसे दूर करेंगे तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। अगर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है हमारे दबाने से क्या हो रही है, जो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो रही है, जो हीट क्रिएट हो रही है उसे हमें दूर करना पड़ेगा। दूर करने के लिए हमें क्या, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा अर्थात तापमान को कम करना पड़ता है, हमारा तापमान कम हो जाएगा। और जैसे हमने टेम्परेचर को कम किया,
टेम्परेचर को जैसे ही कम करेंगे तो हमारी जो गैस थी वो हमारी द्रव बन जाएगी। समझ में आया? दोनों काम साथ में करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि एक काम करके ही आप गैस को द्रव में बदल लें, ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब गैस के कणों को संपीड़ित करेंगे, काफी अधिक दबाएंगे, जब प्रेशर लगा के काफी अधिक संपीड़ित करेंगे, दबाएंगे, तो गैस के कण पास आएंगे, और पास आएंगे हमारे संपीड़न के कारण, हमारे दबाने के कारण गैस के कण हीट को क्रिएट करेंगे, उत्पन्न ऊष्मा करेंगे। ऊष्मा को क्या करेंगे? उत्पन्न करेंगे। आप दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, हीट उत्पन्न हो रही है। आपने अगर उसे ठंडा नहीं किया तो ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस टेम्परेचर जो हीट उत्पन्न हुई है उसे दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को ठंडा करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। और जैसे ही आप टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, हमारी गैस द्रव में बदल जाएगी, हमारी गैस द्रव में बदल जाएगी। यही पूरा आज का कॉन्सेप्ट था हमारा। एक बार आप देख लो इसे, एक बार आप इसे देख लो। फिर आज की क्लास को यही ओवर करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।